गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक को पढ़ने से पहले जो हमने लास्ट लेक्चर्स में टॉपिक पढ़ा है उसको थोड़ा रिकॉल करते हैं। और वो टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने डिनोट कराया था फाई से। ये यहाँ यूज होगा, इसलिए हम इसको थोड़ा सा एक बार दोबारा से देख लें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने डिनोट कराया फाई से, और यहां पे फाई जो था, फाई इक्वल्स टू समेशन ई डॉट एन कैप डेल एस। ये हमने फ्लक्स की एक्सप्रेशन पढ़ी थी। अब अगर हम क्लोज सरफेस में से निकालें, दो केसेस हमने पढ़े थे। जैसे रिंग हो गया है, ये रिंग आपकी क्लोज सरफेस नहीं है, लेकिन अगर आप स्फीयर लें, आप क्यूब लें, आप सिलेंडर लें, तो ये तीनों क्लोज सरफेसेस हैं। और क्लोज सरफेस में से जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, फॉर क्लोज सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस इंटीग्रल। ये जो सर्कल हमने लगाया है, वैसे तो इंटीग्रल का साइन सिंपली ये होता है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर सर्कल लगा दें तो ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल है। ये सरफेस और सरफेस के अंदर जो चीजें हैं उन सब का इंटीग्रेशन है, उन सब पे ये इंटीग्रल एक्ट करेगा। इसीलिए हमने इसका नाम दिया क्लोज सरफेस इंटीग्रल। ई डॉट एन कैप डी एस। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम क्लोज सरफेस के लिए लिखते हैं, और नॉर्मली हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये लिखते हैं। अब यही चीज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें यूज होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, उसका नाम है गोज लॉ। अब गोज लॉ क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले जो गोज लॉ था वो दिया गया था, अच्छा ये आएगा GAU, गोज लॉ। इट इज गिवन बाय कॉल फ्रेडरिक गोज इन 1813 में। ये कार्ल फ्रेडरिक गोज के द्वारा ये ला दिया गया, और उन्हीं के नाम पे हमने इसका नाम रखा गोज लॉ। अब ये गोज लॉ होता क्या है? वो गोज लॉ है, अकॉर्डिंग टू गोज लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any closed surface in vacuum is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed। 1 upon epsilon naught times the charge enclosed। इसका मतलब क्या है? अगर हम इसको एक्सप्रेसिव फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो ये आएगा फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। मतलब जो फ्लक्स है एक क्लोज सरफेस में से, वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड इन ए क्लोज सरफेस। एक क्लोज सरफेस में कितना चार्ज बंद है, उस चार्ज के 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट टाइम्स आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर हम किसी क्लोज सरफेस में से निकालें तो। ये इस गोज लॉ से हमारे सामने आया है। अब ये कहां से आया, कैसे आया, वो आप देखिए। मान लो कि आपके पास एक स्फीयर है,
सो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, हम इस स्फीयर में से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं। और इस स्फीयर के सेंटर पे हमने एक प्लस क्यू चार्ज रखा। अब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो फ्लक्स होगा वो इस पूरे स्फीयर में से कितना होगा। तो पहले तो हम इस पूरे स्फीयर को स्मॉल स्मॉल एरिया में डिवाइड कराएंगे और उस एक स्मॉल एरिया में से पहले हम देखते हैं फ्लक्स कितना आएगा। इस पूरे एरिया को, इस पूरे स्फीयर के एरिया को हमने स्मॉल स्मॉल सरफेसेस एरिया में रिजोल्व करा दिया, डिवाइड करा दिया। एक एरिया तो ये हो गया है और ये जो स्मॉल एरिया है इसका हमने नाम लिखा डेल एस। अब इस एरिया का जो यूनिट वेक्टर होगा क्लोज सरफेस के लिए मैंने बताया था कि आउटवर्ड होगा। इस क्लोज सरफेस के लिए यूनिट वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होगा, एन कैप। ये इस एरिया के यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हो गई है। साथ में इस क्लोज सरफेस पे, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज Q के कारण, उस चार्ज Q की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। ये E और N दोनों की सेम डायरेक्शन है, मतलब दोनों एक सेम लाइन के अलोंग है, दोनों आउटवर्ड है, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज के कारण आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे दूर होती हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड और यूनिट वेक्टर भी आउटवर्ड, दोनों के बीच एंगल 0। और इस सरफेस और इस चार्ज Q के बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है R, मतलब इस स्फीयर की जो रेडियस है वो R है। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर और साथ में आएगा Q। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है, तो हमने R कैप लिख दिया है इस तरह से। अब हमारे पास फ्लक्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, एरिया भी है, और एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल भी है। तो हम यहां फॉर्मूला यूज करेंगे डेल फाई इक्वल्स टू E डॉट एन कैप डेल एस। पहले इस डॉट को हम सोल्व करें। सो डॉट को जब हम हटाएंगे तो यहां आएगा E डेल एस कोस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड यूनिट वेक्टर एरिया। एरिया यूनिट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल है वो थीटा है। यहां आपने देख ही लिया थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, और थीटा अगर 0 डिग्री तो डेल फाई इक्वल्स टू E डेल एस। यहां पे ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है ये केवल इस एरिया डेल एस में से आया है, और यहां अभी से ये पूरा एरिया तो बच ही रहा है। अगर पूरे एरिया में से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो कैसे निकाल पाएंगे, ये क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस के केस में हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो यहां दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए आप। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी, और ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल। इस तरफ जब आप इंटीग्रल करेंगे तो ये डेल फाई से बनेगा फाई, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिलेगा। इस तरफ हमारे पास आएगा E डेल, और डेल की जगह हम लिख देंगे डी एस, ऐसे हमने मान लिया है। या इस डेल को हम पहले ही डी एस मान लें, ऐसा कर लो। इसका ये जो स्मॉल एरिया था उसकी वैल्यू हमने डी एस लिखी, तो यहां आ गया है E डॉट एन कैप डी एस, और ये डी एस, यहां भी डी एस, ऐसे मान लो। तो यहां हमारे पास आ गया है E डी एस। अब यहां से E की वैल्यू जो है वो आपको पता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर।
सो यहां आप जब E की वैल्यू लिखेंगे तो देखिए यहां जितनी डिस्टेंस पे ये एरिया है, बाकी एरिया जो स्मॉल स्मॉल एरिया थे, उन सब एरिया की डिस्टेंस इस Q से उतनी ही है जितनी इस एरिया की है। मतलब ये एरिया R डिस्टेंस पे है, बाकी सब एरिया भी R ही डिस्टेंस पे लाई करेंगे। तो यहां पे इस चार्ज Q की जो डिस्टेंस है एरिया से वो सेम है R। तो यहां पे अगर ये डिस्टेंस R सेम है हर एरिया के लिए, अगर टोटल चार्ज Q सेम है हर एरिया के लिए, तो इस हर एरिया के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी सेम आएगा। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, वो सेम है, चेंज नहीं हो रहा। तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। तो यहां E डी एस, लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन सरफेस एरिया तो चेंज होगा। पहले छोटा सा सरफेस एरिया था, टोटल निकालेंगे तो सरफेस एरिया बड़ा आएगा, मतलब टोटल स्फीयर का सरफेस एरिया यहां आएगा। अब यहां टोटल स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा? स्फीयर का आपको सरफेस एरिया पता होना चाहिए, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बस ये आप यहां लिख दीजिए। हमारे पास आया फाई इक्वल्स टू ई, और इस पूरे की जगह क्लोज सरफेस इंटीग्रल, इसकी जगह हमने लिखा 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमने एरिया की वैल्यू तो लिख दी, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी वो भी आप लिख दीजिए। वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ऊपर Q भी था, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। साथ में ds की वैल्यू कितनी थी, टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, जो फ्लक्स आया दिस इज इक्वल्स टू Q/एप्सिलॉन नॉट। ये Q कौन सा है? जो इस क्लोज सरफेस के अंदर बंद था, जो एनक्लोज था इस क्लोज सरफेस के अंदर। सो उस चार्ज जो कि इनक्लोज था एरिया के अंदर, उस सरफेस के अंदर, उसके कारण इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, थ्रू ए क्लोज सरफेस enclosing चार्ज Q, जिसके अंदर जो चार्ज था वो Q था। इस चार्ज Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया वो इतना आया है, और इस Q को हम लिख सकते हैं Q इनक्लोज, मतलब इसके अंदर जो था वो। अगर यहां पे कोई चार्ज होता ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बनता? चार्ज की वैल्यू 0, और अगर चार्ज 0 तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0। इसका मतलब इफ Q इनक्लोज, मतलब इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज होता ही नहीं, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमारे पास आता 0, फाई इक्वल्स टू 0। ये चीज है, ये गोजला ने हमें प्रोवाइड कराया कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्लोज सरफेस में से निकाल सकते हैं। और अगर क्लोज सरफेस में चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0 होगा। अब इस चीज को हम किस तरह से देख सकते हैं वो आप देखिए। मान लो कि आपके पास एक सिलेंडर है और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। मान लो कि इस तरह से आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक सिलेंडर रखा कुछ इस तरह से, तो यहां इस सिलेंडर में से मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहता हूं कि कितना आएगा। तो यहां हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिलेंडर में से निकालना है, और सिलेंडर में सरफेसेस कितनी है? 3 सरफेसेस हैं। एक सरफेस तो ये कर्ड हो गई है
जैसे ये है, ये जो चौक है ये भी एक सिलेंडर की तरह ही है। एक हिस्सा तो सामने वाला, एक एरिया पीछे वाला, और एक एरिया जो कर्व सरफेस एरिया है ये चारों तरफ का ये। तो इन तीन सरफेसेस में से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। टोटल के लिए तीनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम ऐड कर देंगे तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। अब देखिए यहां इसको आप नाम दे दो, इस सरफेस को 1, इसको नाम दे दो आप 2 और इसको नाम दे दो आप 3। इन तीनों सरफेसेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए 1 by 1। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, थ्रू सरफेस 1। इस 1 सरफेस में से जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो हम लिखेंगे φ1 इक्वल्स टू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म था, सेम रहेगा इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए और इस कर्व सरफेस के लिए वो सेम रहेगा। तो हमने यहां ई लिखा। अब यहां साथ में ई डॉट एन कैप और डी एस आता था। यहां डॉट की जगह हम लिखेंगे ई डी एस कोस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस कर्व सरफेस एरिया एंड ये जो थीटा है साथ में, इसको ये भी कह सकते हैं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिट वेक्टर ऑफ दिस सरफेस एरिया। ये जो कर्व सरफेस एरिया है इसके यूनिट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल थीटा है। अब यहां एंगल थीटा कितना है? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो है इस तरफ एक्स एक्सिस में, और इस सरफेस का ये जो कर्व सरफेस है, इस सरफेस का जो यूनिट वेक्टर होगा वो नॉर्मल की तरफ होगा और नॉर्मल होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। जैसे कुछ कंडीशन आएगी इस तरह से, ये जो है ये पेन जो है ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में है। इस कर्व सरफेस का जो यूनिट वेक्टर होगा वो इस तरह से होगा। तो ये यूनिट वेक्टर तो y में है और इलेक्ट्रिक फील्ड x में है। तो x और y में एंगल 90 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट एरिया यूनिट वेक्टर के बीच भी एंगल 90 डिग्री। तो यहां जो एंगल आया थीटा वो 90 डिग्री और थीटा 90 डिग्री, तो कोस 90 होता है 0। इसका मतलब फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस इज 0, वो 0 आ गया है। एरिया जो ds माना है हमने, जो एरिया होगा वो हम यहां लिख देंगे। हम मान के चले कि ds एरिया है, ये जो कर्व सरफेस एरिया था ये ds है, तो हमने यहां ds लिखा। अगर कुछ और दे रखा है तो हम वो लिख देंगे, लेकिन फ्लक्स यहां से 0 ही आएगा, एरिया आप कुछ भी रखिए। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सेकंड एंड थर्ड सरफेस। सेकंड और थर्ड सरफेस में से बच्चों जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा? आप देखिए ये जो सरफेस है, इस सरफेस का जो यूनिट वेक्टर आएगा वो इस तरफ आएगा, दिस इज द यूनिट वेक्टर। और इस सरफेस का जो यूनिट वेक्टर आएगा वो इस तरफ आएगा। ध्यान रखिए ये क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस के केस में हमने कहा था कि एरिया यूनिट वेक्टर हमेशा आउटवर्ड आएगा, नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन में। तो यहां भी ये जो नॉर्मल है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब इस सरफेस में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो नॉर्मल तो हो गया है, साथ में आउटवर्ड में होना चाहिए। तो यहां जो ये आउटवर्ड नॉर्मल है यही डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की होगी, तो हमने एन कैप लिखा। अब नॉर्मल तो इनसाइड भी हो सकता है, लेकिन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हम हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ लेंगे, तो यहां हमने ये लिखा। यहां भी जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन आएगी वो आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन में आएगी, तो यहां हमने एन कैप ये लिया। अब आप देखिए सेकंड सरफेस के लिए जो फ्लक्स आएगा, ये जो एरिया है, इस एरिया की वैल्यू आप मान लो ds ही मान लो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ds मान लो। तो यहां पे E ds cos थीटा, थीटा इज अगेन एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों पैरेलल है तो दोनों के बीच एंगल आएगा 0 डिग्री, और एंगल अगर 0 तो E ds cos 90 cos 0, और cos 0 बनता है आपका 1, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया है E ds। सो फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस इज E ds। सिमिलरली थर्ड सरफेस में से आएगा E, अगर ये ds माना तो इसको भी ds ही मान लो, तो E ds कोस, यहां जो थीटा आएगा वो कितना आएगा? अगर आपने अब तक कुछ समझा है तो आप ये जान पाएंगे कि थीटा कितना होगा। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है x में प्लस x में, और यूनिट वेक्टर है माइनस x में, तो दोनों एंटी पैरेलल हो गए हैं, और दोनों एंटी पैरेलल तो दोनों के बीच एंगल 180, तो यहां हम लिखेंगे 180, और कोस 180 होता है -1, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया -E ds। अब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो तीनों को सम कर दो। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इक्वल्स टू φ1 के कारण 0, φ2 के कारण E ds, और φ3 के कारण -E ds, आपस में कैंसिल आउट करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया 0। यही चीज हमें प्रूव करनी थी, क्योंकि मैंने कहा था कि जब Q इनक्लोज 0 होगा, मतलब अगर कोई चार्ज सरफेस के अंदर रखा ही नहीं है, तो वहां पे जो फ्लक्स होगा क्लोज सरफेस में से वो 0 होगा। यहां भी आप देख लीजिए, इस सिलेंडर के अंदर हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं रखा, और अगर कोई भी चार्ज नहीं रखा तो Q इनक्लोज 0, और Q इनक्लोज 0 तो फ्लक्स भी 0। ये डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमने ये देखा कि वास्तविक में फ्लक्स 0 होगा कि नहीं। ये था आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ साथ गोजला हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोवाइड कराएगा, लेकिन अगर गोजला हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें कूलॉम्स लॉ भी प्रोवाइड कराता है, फिर हमें गोज लॉ पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी जब हमें कूलॉम्स लॉ ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा देता है। तो यहां पे जो गोज लॉ है वो बहुत इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराएगा। सिंपलेस्ट वेज में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपलेस्ट मेथड से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराएगा, लेकिन कूलॉम्स लॉ मुश्किल मेथड है थोड़ा सा, और वो मुश्किल मतलब स्टेप्स में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराएगा, लेकिन गोज लॉ बहुत सिंपलेस्ट स्टेप्स में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराएगा। सो इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो गोज लॉ की, वो आप देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ गोज लॉ। If system has some symmetry, if system has some symmetry, if system has some symmetry, then Gauss law provide us, Gauss law provide us electric field more easily, electric field more easily than Coulomb's law। Coulomb's law से बहुत इजीली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराएगा। किस केसेस में? अगर सिस्टम के पास एक सिमेट्री है तो।
अब सिमेट्री का मतलब क्या है? सिमेट्री का मतलब यह है कि आप एक स्फीयर है आपके पास, और उस स्फीयर को, एक बच्चे की गेंद है जो चारों तरफ से एक जैसी है, तो आप उसको किसी भी डायरेक्शन से देखिए, आपको वो बॉल सेम दिखेगी। जैसे आपको सामने से दिख रही थी वैसे ही पीछे से दिखनी चाहिए, वैसे ही साइड से दिखनी चाहिए, वैसे ही ऊपर और नीचे से दिखनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो वहां एक सिमेट्री आपको मिल रही है। और वो सिमेट्री कैसी है? बॉल की शेप है स्फीयर, स्फेरिकल, तो आपको स्फेरिकल सिमेट्री मिल रही है। जहां सिमेट्री अलग अलग तरह से हो सकती है, अलग अलग शेप की, जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन है सिस्टम के पास, तो वहां उन केसेस में अगर आप गोल्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो वो आपको बहुत इजी स्टेप्स में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराएगा कूलॉम्स लॉ के कंपैरिजन में। और ये जो सिमेट्री हमें चाहिए, उस सिमेट्री को लेने के लिए, सिमेट्री को गेन करने के लिए हम यहां पे एक सरफेस चूज करते हैं, और उस सरफेस का नाम है गॉसियन सरफेस। सो एंड फॉर सिमेट्री वी चूज, ये धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आता जाएगा, जैसे हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि कैसे ये सरफेस हमें सिमेट्री प्रोवाइड कराएगी। एंड फॉर सिमेट्री वी चूज ए surface, and this surface is known as, this surface is known as Gaussian सरफेस। इस सरफेस का जो नाम होगा वो होगा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। सो एक तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है। दूसरा, जो कूलॉम्स लॉ था आपका, वो कूलॉम्स लॉ केवल या तो स्टैटिक चार्ज के लिए या बहुत स्लो मूविंग चार्ज के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। लेकिन गॉस लॉ की मदद से हम स्टैटिक एज वेल एज स्लो मूविंग एंड आल्सो फॉर फास्ट मूविंग चार्ज वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हम तीनों कंडीशंस में गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, तो यह भी एक इसकी ग्रेट इंपॉर्टेंस है। सो गॉस लॉ will provide us electric field for static as well as rapidly moving charge, as well as rapidly moving charge। इन सब कंडीशंस के लिए गॉस लॉ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन कूलॉम्स लॉ ऐसा नहीं करता है। तो ये इसी कारण से हम गॉस लॉ को पढ़ रहे हैं। एक चीज ध्यान रखने की यह है कि जो गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे, उस गॉसियन सरफेस को कहां से ड्रॉ करेंगे ये हमको ध्यान रखना होगा। वो गॉसियन सरफेस किसी भी डिस्क्रेट चार्ज के अंदर से पास नहीं होनी चाहिए। मतलब उस गॉसियन सरफेस पे कोई भी डिस्क्रेट चार्ज नहीं होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां से हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर डिस्क्रेट चार्ज है तो वहां से हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब गॉसियन सरफेस should not pass through discrete charge, because at the location of
लोकेशन ऑफ डिस्क्रीट चार्ज we cannot define electric field. We cannot define electric field. मतलब एक तो डिस्क्रीट चार्ज होता है, एक कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर डिस्क्रीट चार्ज है, मान लो यहां एक चार्ज रखा और इस चार्ज के ऊपर से हमने गोजियन सरफेस ड्रॉ कर दी। ये कैसी गोजियन सरफेस है? स्फेरिकल गोजियन सरफेस। गोजियन सरफेस अलग अलग शेप की हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली हम स्फेरिकल सरफेस ही चूज करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि एक तो इसमें इजीली आपने देखा कि जिस तरफ आउटवर्ड नॉर्मल होता है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। दोनों आउटवर्ड नॉर्मल हैं, तो सिंपली दोनों में एंगल 0 डिग्री मिलेगा। तो इस टर्म को हम इजीली खत्म कर सकते हैं cos थीटा वाली को। दूसरा, इस स्फेरिकल सरफेस के हर पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो सेम मिलेगा। इसका मतलब जो स्फेरिकल सरफेस है वो हमें इजीली सिमेट्री भी प्रोवाइड कराती है। यही कारण है कि मोस्टली केसेस में हम स्फेरिकल गोजियन सरफेस चूज करेंगे। किसी केस में हम सिलेंड्रिकल भी चूज करेंगे, वो आप देखोगे कि कैसे और कहां हम यूज करेंगे। तो ये जो गोजियन सरफेस थी, स्फेरिकल गोजियन सरफेस, ये डिस्क्रीट चार्ज के ऊपर से नहीं जानी चाहिए। इस सरफेस, इस पॉइंट पे जहां पे ये डिस्क्रीट चार्ज रखा है, इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं डिफाइन कर पाएंगे। क्यों नहीं डिफाइन कर पाएंगे? ये आप जब हायर एजुकेशन में जाएंगे तो वहां देखेंगे कि जिस पॉइंट पे एक डिस्क्रीट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज रखा है, उस पॉइंट चार्ज के लोकेशन पे जहां रखा हुआ है उसी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो वहां आपको एक अलग से फंक्शन मानना पड़ेगा, और उस फंक्शन का नाम होता है डिराक डेल्टा फंक्शन, जो आप हायर एजुकेशन में ही जाके पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि यहां इस पॉइंट पे जहां पे डिस्क्रीट चार्ज रखा है उस लोकेशन पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डिफाइन कर पाएंगे। यही कारण है कि यहां इस चार्ज के ऊपर से कोई गोजियन सरफेस हम नहीं ड्रॉ करेंगे। सो ये था आपका गोजला। इसको अच्छे से पढ़िए, देखिए वीडियो, और कुछ स्टेप नहीं समझ आते हैं तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट लेक्चर हम इसकी एप्लीकेशंस कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या ये गोजियन सरफेस होती है, कहां हमें इसको चूज करना है और कैसे हम इसे अप्लाई करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको इसी लेक्चर से अच्छे से समझने की कोशिश करिए। सो थैंक यू।